मैं असीम श्रीवास्तव आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों का विकल्प दी ऑप्शन के ऑनलाइन मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे अभ्यर्थियों, मैंने अपने पहले लेक्चर्स में आपको ये दिखाने का प्रयास किया था, इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भारत के भूगोल और बिहार के भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को पढ़ाना है बिहार बीपीएससी 71वीं मेंस को ध्यान में रखकर। तो जैसे कि भारत के भूगोल में ये पहला टॉपिक है भारत के भू आकृतिक प्रदेश या भारत के भौतिक प्रदेश। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस टॉपिक से यानी हर टॉपिक से बीपीएससी ने अब तक शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर टाइप में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैं सब डिस्कस कर दूंगा, इसका मटेरियल भी उपलब्ध करा दूंगा और इसके बाद मैं विस्तार से इसको पढ़ा भी दूंगा। तो प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा और मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा और आपको मटेरियल भी मिलेगा और एक एक सवाल का कैसे उत्तर लिखा जाएगा मैं ये भी बताता आ रहा हूं। तो अपने प्रीवियस क्लासेस में मैंने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 जैसे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद दूसरा प्रश्न प्रायद्वीपीय भारत की संरचना तथा विकास की विवेचना कीजिए, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके समक्ष। अब जो ये तीसरा प्रश्न है, आज इस लेक्चर में हम लोग इस तीसरे प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या है और ये आया कब? ये तीसरा प्रश्न आया 43वीं बीपीएससी में, 43rd बीपीएससी में पूछा गया, साल था सन 2001। अब यहां आप देख सकते हैं कि सवाल है भारत को भौतिक प्रदेशों में विभक्त कर मानचित्र सहित उनका वर्णन कीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस था, 38 मार्क्स का ये सवाल था, 38 मार्क का ये क्वेश्चन है। अब इस सवाल को हम कैसे लिखेंगे 400 450 शब्दों में मानचित्रों के साथ, उचित चित्रों के साथ। तो देखिए ये जो टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश, ये इस टॉपिक पे ये एक फुल लेंथ क्वेश्चन है। ये टॉपिक और इस टॉपिक पे ये फुल लेंथ क्वेश्चन है। अब आप देखिएगा कि मैं जब इसको पढ़ाऊंगा तो इसमें इतना डिटेल में मैं पढ़ाता हूं कि पीटी मेंस कुछ भी नहीं छूटता। पीटी के भी सारे फैक्ट्स आते हैं, मेंस के सारे फैक्ट्स कॉन्सेप्ट सब आते हैं। तो वो तो 4 से 5,000 शब्दों का ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब उस 4 से 5,000 शब्दों वाले उत्तर को 400 से 500 शब्दों में समेटना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? बार बार आंसर राइटिंग आप करेंगे ना तब जाके प्रैक्टिस होती है कि इतना बड़ा टॉपिक को कैसे 400-500 शब्दों में समेट देना है उचित आरेखों चित्रों के साथ। तो इसको हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग पर्वतमाला में, पठार में, मैदान में, तटीय मैदान, मरुस्थल में लेंगे ताकि वो उत्तर बड़ा प्रभावशाली हो और देखने में, पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे इस सवाल की? तो हम लोग देखते हैं कि देखिए इस सवाल को फॉर्मेटिंग इस तरह से हम लोग करेंगे कि पहले तो भूमिका, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो भूमिका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, इसको अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा लिखेंगे तो जो बॉडी, जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर है वो छोटा हो जाएगा। इसीलिए भूमिका 3 से 4 लाइन बहुत होती है और भूमिका ऐसी हो कि आपके उत्तर को जस्टिफाई करे और फिर निष्कर्ष ऐसा हो जो ऊपर के वर्णन को जस्टिफाई करे। यानी कि इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन से रिलेशन होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि इंट्रोडक्शन कुछ, कंक्लूजन कुछ, बॉडी पार्ट कुछ, तो सब इंटर रिलेटेड होना चाहिए। तो हम लोग भूमिका लिखेंगे 30 से 40 शब्दों में मैक्सिमम। अब भूमिका लिखने के बाद हम लोग ये बताएंगे कि भारत को जो है मोटे तौर पे 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वो 6 हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक जगह 6 भौतिक प्रदेश लिख देंगे और फिर एक भारत का मैप बनाकर भारत का एक मैप बना देंगे और उसके बाद उसको हम लोग चौखाने से घेर देंगे, लिख देंगे मापने योग्य नहीं है, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब भारत के भौतिक प्रदेश को एक जगह हम लोगों ने एक मैप में दिखा दिया और फिर बारी बारी से सभी 6 भौतिक प्रदेशों की हमको व्याख्या करनी है अति महत्वपूर्ण तथ्यों को समाहित करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग अब आ जाएंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला पर। जब हम लोग उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला की व्याख्या कर देंगे तब हम लोग आ जाएंगे उत्तरी भारत के मैदान पर। उत्तरी भारत के मैदान की भी जब हम लोग व्याख्या कर लेंगे तब इसी तरह से हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की भी व्याख्या कर लेंगे और इस तरह व्याख्या करेंगे कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए कि 400 से 500 शब्दों में पूरा उत्तर आ जाए। इसके बाद हम लोग भारतीय मरुस्थल की व्याख्या कर देंगे
और भारतीय मरुस्थल के बाद फिर तटीय मैदान की, और तटीय मैदान के बाद द्वीप समूह की व्याख्या कर देंगे, और अंत में हम लोग लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो कंक्लूजन पॉइंट है ये हम लोग लास्ट में लिख देंगे। इस तरह हमारा ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक भूमिका लिखेंगे, ये वाला चीज, और इसमें हम लोग क्या बताएंगे, तो इसमें हम लोग बेसिकली बताएंगे एक इंट्रोडक्शन पार्ट में कि भारत, जैसे कि आप इस मैप को देखेंगे यहाँ पे, हालांकि ये ब्लैक एंड व्हाइट मैप है, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास यही एक डाउनलोडेड वर्जन था तो मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ। फिर भी आप कोऑपरेट करेंगे, इसको देखेंगे समझेंगे। तो देखिए भारत, आप इंट्रोडक्शन में क्या देख सकते हैं कि भारत धरातलीय विविधताओं से, आप देख रहे हैं भारत में उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, दक्षिण में कटा फटा पठार है, अपर्दित भूखंड है, बीच में इन दोनों के समतल मैदान है, पश्चिम में मरुस्थल, इधर तटीय मैदान, इधर द्वीप समूह। तो भारत में क्या भौतिक विविधताएं बहुत ज्यादा हैं। तो हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कि भारत धरातलीय विविधताओं से युक्त एक अद्भुत देश है और इसकी विशालता के कारण ही इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। और फिर हम लोग सीधा पॉइंट पे अगला पॉइंट लिखेंगे कि भारत को मोटे तौर पे 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है और इन सभी भौतिक प्रदेशों का भारत के लिए जलवायविक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक महत्व है। और फिर ये लास्ट में इसमें लिख देंगे कि भारत भौतिक दृष्टि से, भारत मतलब ऐसे तो हम लोग कहते हैं ना कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है, इतने भाषा भाषी, बहुधर्म के लोग एक साथ रहते हैं, हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले कंट्री हैं। तो प्राकृतिक दृष्टि से भी हमारी भौतिक विविधताएं इतनी ज्यादा है। तो हम ये अंत में इसमें इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि भौतिक दृष्टि से भी भारत अनेकता में एकता वाला राष्ट्र है। तो एक बार मैं आपको इंट्रो एक बार फिर से बता देता हूं। लिखेंगे भारत धरातलीय विविधताओं से युक्त एक अद्भुत देश है और इसकी विशालता के कारण ही इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। फिर लिख देंगे भारत को मोटे तौर पे 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है और इन सभी भौतिक प्रदेशों का भारत के लिए जलवायविक, सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व है। और पूर्ण विराम के बाद आखिरी लाइन, भौतिक दृष्टि से भी भारत अनेकता में एकता वाला राष्ट्र है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद सीधा हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और लिखेंगे जो भारत के 6 भौतिक प्रदेश हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे भारत के 6 भौतिक प्रदेश और नंबरिंग करके हम लोग लिख देंगे 1 नंबर उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा हम लोग लिख देंगे उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा लिख देंगे प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भौतिक प्रदेश हम लोग लिख देंगे भारतीय मरुस्थल और 5वां लिख देंगे तटीय मैदान और 6ठा आ जाएगा द्वीप समूह। अब जो हम लोग ये भारत को 6 मोटे तौर पे 6 भौतिक प्रदेशों में हमने बांटा, अब इसको यहीं पे एक मैप हम लोग ड्रॉ कर देंगे। बहुत खूबसूरत, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो मैप ऐसा बन जाएगा जो लगे कि हाँ ठीक है अपना ही देश है, प्रदेश कोई विदेश नहीं बन गया। और इस तरीके से, इस तरह से एक मैप बना देंगे, इसको घेर देंगे और घेरने के बाद लिख देंगे मापने योग्य नहीं, नॉट टू स्केल, मापने योग्य नहीं। और यहां लिख देंगे भारत के भौतिक प्रदेश। और इसके बाद क्या करेंगे, कुछ यहां दिखाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ प्रायद्वीपीय पठार, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये
विंध्यन, ये सतपुरा, महादेव, मैकाल, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, इधर छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ी। तो ये हमारा जो हो गया प्रायद्वीपीय पठार। बीच में जो ये हिस्सा है ये उत्तर भारत का मैदान है, तो ये हम लोग 3 नंबर दे देंगे, ये 2 नंबर दे देंगे, यहाँ 1 नंबर दे, 1 नंबर उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, 2 नंबर, 2 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे लिख देंगे, 3 नंबर। और ये देखिए यहाँ ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये 4 नंबर भारतीय मरुस्थल, 5 नंबर ये पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान, और 6ठा नंबर द्वीप समूह। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये 6 अंडमान निकोबार, और यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया लक्षद्वीप। इस तरह से पूरे भारत को हम लोगों ने मैप से भी दिखा दिया, और यहाँ लिख दिया कि मोटे तौर पे 6 भागों में बांटते हैं। अब बारी बारी से हम लोग 6 की व्याख्या कर देंगे, तो ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला की व्याख्या करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें लिखने इतना ज्यादा मटेरियल है कि कौन कौन से शब्दों को, बातों को चुने, तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बस उन्हीं को चुनना है। और ज्यादातर आरेख डायग्राम बनाइए ताकि वो चीज आप दिखा दीजिए, लिखने की जरूरत ना पड़े और कम से कम लिखना पड़े, तब जाके 400 शब्दों में उत्तर कंप्लीट होगा। तो इसके बाद सीधे हम यहां आ जाएंगे और लिख देंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। अब यहां इसको हम लोग यहां लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय को 2 भागों में बांटते हैं हम लोग, जानते हैं आप, ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला, ट्रांस हिमालय को पुनः 4 भागों में हम लोग बांटते हैं, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। और हिमालय पर्वतमाला को 3 भागों में, महान हिमालय, मध्य जिसको हम लोग लघु हिमालय भी बोलते हैं, और शिवालिक। इस तरह से पश्चिमी हिमालय पूरा हो गया, और यहां ड्रॉ कर देंगे पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। और यहां बेसिकली उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हैं जिनको हम लोग पूर्वांचल पहाड़ियां भी बोलते हैं। और पूर्वांचल पहाड़ियों में आप जानते हैं उत्तर से दक्षिण कई पहाड़ियां हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, नागालैंड में नगा पहाड़ी, फिर मणिपुर में मणिपुर हिल या मणिपुर पहाड़ी, फिर मिजो जिसको लुसाई हिल भी बोलते, मिजोरम में मिजो हिल, और अंत में त्रिपुरी हिल, त्रिपुरा में हिल को पहाड़ी भी बोलते। इस तरह से हम लोगों ने उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को कई भागों में बांट दिया। और अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी व्याख्या कर देंगे। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो पहले हम बता देंगे कि आखिर हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ है। अपने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हिमालय की सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याख्या, उत्पत्ति की व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से होती है। तो हम इसमें बता देंगे कि हिमालय पर्वतमाला जो हमारा है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, वो भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील होकर यूरेशियाई प्लेट से टकराने का यानी अभिसरण का परिणाम है। ये मैंने आपको कल दिखाया भी था अपने लास्ट क्लास में, इस तरह से दिखा देंगे। और ये हिमालय पर्वतमाला अभिसरण का प्रोग्राम परिणाम है। यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे इंडियन प्लेट, ये भारतीय प्लेट है, और ये जो है वो यूरेशियाई प्लेट है, और ये हिमालय है। तो पहला एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि हिमालय उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का निर्माण भारतीय और यूरेशियाई प्लेट के अभिसरण के कारण हुआ है। और अब हम इसमें आ जाएंगे यहाँ पे, और ट्रांस हिमालय के बारे में, अब सबके बारे में तो नहीं लिख सकते ना, गुंजाइश नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लिख देंगे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण काराकोरम श्रेणी है जिसको कृष्णागिरी पर्वत भी बोलते हैं। और काराकोरम का भारत के लिए सामरिक महत्व भी है क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा सियाचिन इसी पर स्थित है। इसके बाद हम लिखेंगे हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत 3 समानांतर श्रेणियां आती है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। और इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा
नवीन वलित पर्वत है, ये हम इसको बताएंगे। और फिर बताएंगे कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय में ये काराकोरम और ये जो महान हिमालय है, इसमें जो स्थित हिमानियां हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो सदा नीरा नदियों का स्रोत है, जिनके ऊपर कृषि के लिए, सिंचाई के लिए जलापूर्ति, उद्योगों के लिए जलापूर्ति, पीने के लिए नगरीय जलापूर्ति जो है वो आश्रित है। इसीलिए हम हिमालय पर आश्रित हैं। और फिर यहां पर आप बता देंगे पूर्वी हिमालय के अंतर्गत पूर्वांचल पहाड़ियां हैं जो उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण दिशा में कई भागों में फैली हुई हैं, और ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। और फिर एक लाइन और लिख देंगे कि हिमालय पर्वतमाला का भारत के लिए जलवायविक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक महत्व है। इतना लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। ये डायग्राम, ये आरेख बना देंगे, फ्लो चार्ट, फिर जो मैंने कहा वो लिख देंगे। और अगर आपके पास समय है तो बस झटाक से इसी तरह से एक बड़ा सा मैप इस तरीके से बना देंगे। और यहां पे मैं आपको बड़ा दिखा रहा हूं, आप एग्जाम में छोटे से में चौखाने में फिर घेर दीजिएगा। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये कैलाश है, कैलाश पर्वत है, ये K2 है, यहाँ पे सियाचिन है, यहाँ K2 लिख देंगे, यहाँ सियाचिन लिख देंगे, यहाँ कैलाश, माउंट कैलाश है, ये लिख देंगे। और फिर ये हिमालय पर्वतमाला, महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, और ये शिवालिक, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, यहाँ लिख भी देंगे, डाफला, मिरी, अबोर। और फिर यहाँ पे आप बता देंगे कि दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी हिमालय के महान हिमालय में स्थित है। फिर भले लिखे नहीं लेकिन यहाँ दिखा देंगे, लिखने की गुंजाइश कम, दिखाने की गुंजाइश ज्यादा है। और यहाँ पे नंदा देवी है, और यहाँ पे यमुनोत्री, यहाँ पे गंगोत्री, ये सब आप लिख देंगे। उत्तर में तो बहुत चीजें दिखा देते हैं, बहुत चीजें लिख देते हैं। यहाँ पे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत है। और फिर यहाँ पटकाई बूम है, नागा पहाड़ी है, मणिपुर हिल, मीजो, त्रिपुरी, ये लोकटक झील है। यहाँ सब लिख देंगे, सबका नाम भी लिख देंगे। और फिर यहाँ पे नदियां हैं, तो यहाँ से यमुना, ये गंगा, इस तरीके से गंगा यहाँ प्रयागराज में मिला देंगे, यहाँ लिख देंगे गंगा, ये यमुना, इनका स्रोत क्या है, ये ग्लेशियर्स है, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ पे मिलाम है, यहाँ से शारदा भी निकलती है, यहाँ से घाघरा आती है। इस तरीके से जो है वो नदियां इसमें मिलती हैं, इस तरीके से। और इसको चौखाने से घेर दीजिएगा, हो जाएगा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। लिखा आपने कम, दिखा दिया आपने ज्यादा। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे उत्तर भारत के मैदान पे आ जाएंगे। अब उत्तर भारत का मैदान आप जानते हैं कि कैसे बना है, तो फिर सिमिलरली हम लोग आ जाएंगे उत्तर भारत के मैदान पे। तो उत्तरी भारत का मैदान, अब इसके बारे में क्या क्या लिखना है पहले तो लिख देंगे, फिर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जैसे हमने पहले लाइन हिमालय में लिखा था कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो उत्तरी भारत के मैदान के लिए भी हम लिख देंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। क्या लिखेंगे कि उत्तरी भारत का जो मैदान है वो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के मध्य लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला समतल सपाट मैदान है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 200 मीटर के आसपास है। और फिर हम बताएंगे कि इसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात दक्षिण में बनी खाई में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा अवसादों के निक्षेपण के कारण या जलोढ़ों के निक्षेपण के कारण हुआ है। और फिर हम इसमें बता देंगे कि स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर उत्तरी भारत के मैदान को भाबर, तराई और जलोढ़ में बांटा जाता है, और जलोढ़ को पुनः नवीनतम जलोढ़ अर्थात खादर और पुरानी जलोढ़ यानी इसको पुरोढ़ भी बोलते हैं, बांगर में विभाजित किया जाता है। और फिर हम इसको दिखा भी देंगे कि स्थलाकृतिक विशेषता के आधार पर, विशेषता के आधार पर, तो जब हम ये लिख देंगे कि स्थलाकृतिक विशेषता के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को भाबर, तराई, जलोढ़ और पुनः बांगर, खादर में बांटा जाता है, और
इसका और उसके बाद हम लिख देंगे कि प्रादेशिक आधार पर उत्तर भारत के मैदान को उत्तरी राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी में बांटा जाता है। यह बड़ा ही उपजाऊ मिट्टी वाला प्रदेश है जो संपूर्ण भारत के खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। तो इतना हमने लिख दिया, तो इसके बारे में लिख दिया। अब हमको बस आरेख बनाकर दिखा देना है। तो इस तरह से हम दिखा देंगे। यहां पे लिख देंगे भाबर, भाबर के बाद हम लिख देंगे तराई और तराई के बाद लिख देंगे जलोढ़, और जलोढ़ का पुनः दो भागों में, ये पुरानी जलोढ़ को हम कहते हैं बांगर, नवीन जलोढ़ को हम कहते हैं खादर। सिर्फ उत्तर भारत के मैदान पे तो सवाल है नहीं, पूरे भौतिक प्रदेशों पे है, इसीलिए बहुत ज्यादा डीप में न जाके एक छोटा 40-50 शब्द में उत्तर लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया और ये दिखा दिया। अब इसको और भी इसी चीज को हम लोग और इस तरह दिखा सकते हैं कि इस तरीके से आए तो ये भाबर स्थलाकृति है, ये भाबर हो गया, फिर ये तराई है, तर भीगा हुआ, भूमिगत जल स्तर काफी ऊपर होता है, फिर ये बांगर, ये खादर। अब इस तरीके से ये जो स्थलाकृति है वो बांगर है, इधर बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहां अमूमन बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, ये दोनों खादर है, और ये जो है वो नदी घाटी है, रिवर वैली, जहां बाढ़ आने पर पानी ऊपर चढ़ता है तो खादर को जल प्लवाहित कर देता है, और ये वाली स्थलाकृति भाबर है, और ये वाली स्थलाकृति तराई है, और ये हिमालय है। तो इस तरीके से स्थलाकृतिक विशेषता के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को आपने दिखा दिया। अब प्रादेशिक आधार पे भी उत्तर भारत के मैदान को हम दिखा देंगे कि हम कितने भागों में बांटते हैं। तो इस तरीके से उत्तरी भारत का मैदान और प्रादेशिक आधार पर उत्तरी राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, पंजाब मतलब 5 दोआब से बना है, 5 दोआबों से बना मैदान, और यहां लिख देंगे गंगा का मैदान, और गंगा के मैदान को 3 भागों में बांट देंगे, ऊपरी गंगा मैदान, फिर लिख देंगे मध्य गंगा मैदान, फिर लिख देंगे निचली गंगा मैदान, और फिर यहां बढ़ा देंगे और लिख देंगे असम घाटी यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी। इस तरह से उत्तर भारत के मैदान को प्रादेशिक स्तर पे 4 भागों में बांटा जाता है। और आपको समय है तो अंत में भी समय बचा, स्पेस छोड़ के रखिएगा, यहां लिख दीजिएगा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, उत्तर पुस्तिका में कभी भी शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, और यहां लिख देंगे मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश, और यहां लिख देंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, और बिहार, बिहार जो आता है वो मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है, और ये है पश्चिम बंगाल, और इधर असम। तो ये गंगा के मैदान का प्रादेशिक विभाजन भी हो गया। इससे पहले आपने स्थलाकृतिक विभाजन भी दिखा दिया। इसके बाद अगला जो भौतिक प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय पठार है। अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में क्या लिखेंगे, बहुत बड़ा वो टॉपिक है, उसको बस 60-70 शब्द में लिख देना है प्रायद्वीपीय पठार को। तो फटाक से हम लोग अब आ जाएंगे यहाँ और लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब इसके बारे में लिखेंगे क्या, तो हम जानते हैं ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार देश का प्राचीनतम व सबसे स्थिर भूखंड है। यह तिकोने आकार का कटा फटा अपर्दित भूखंड है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, और उच्चावचीय लक्षण के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जाता है, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। अब जब हम यहां आ गए तो फिर हम बता देंगे दक्कन का पठार बेसाल्टिक लावा के शीतल होकर ठोस होने से बना है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। फिर पश्चिमी घाट पे एक लाइन, पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में अविरत मतलब लगातार है, और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, और यह कई नामों से जाना जाता है। इसे कच्छ, जैसे कि सह्याद्री के बाद ये नीलगिरी के बाद ये अनामलाई और कार्डमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह पूर्वी घाट प्राचीनतम आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों ने इसको अपर्दित कर दिया है, और ये पश्चिमी घाट की तरह अविरत नहीं है, यह कटाफटा है जिसकी औसत ऊंचाई
कम है। और फिर मध्य उच्च भूभाग के अंतर्गत कई छोटे छोटे पठार आते हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, विंध्याचल श्रेणियां, सतपुरा श्रेणियां। अब इसमें एक लाइन और लिख देंगे, विंध्याचल श्रेणियां उत्तर भारत दक्षिण भारत की भी जल विभाजक रेखा बनाती है, तो सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है और छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज संसाधन का भंडार गृह है, वो भारत का रूर है। और फिर इसी तरीके से उत्तर पूर्वी पठार में मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग का पठार असम में है, जो छोटा नागपुर के पठार की तरह ही खनिज संसाधनों में संपन्न है। और देखिए इस तरीके से हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार की भी व्याख्या कर दी। और अब इसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक मैप बना देंगे फटाक से। तो इस तरीके से देखिए, इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको ये इधर कर दिए और अब इसको घेर देना है। घेर के फिर नॉट टू स्केल भी लिख दीजिएगा और यहां आपको दिखा देना है, इधर अरावली है, ये विंध्यन है, ये सतपुरा महादेव मैकाल, यहाँ छोटा नागपुर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ये पश्चिमी घाट, ये स्कैटर्ड कटाफटा पूर्वी घाट, और यहाँ पे सब पहाड़ियां हैं। और यहाँ पे गारो खासी जयंतिया, कार्बी एंगलोंग का पठार, तो यहाँ पे ये दिखा देंगे, ये मेघालय का पठार है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। यहाँ पे नीलगिरी कर्नाटक और तमिलनाडु में, यहाँ पे केरल में अनामलाई और कार्डमम बोलते हैं। तो इस तरीके से कार्डमम हो गया। और इसमें भी कई पहाड़ियां हैं। और यहाँ पे ये सतपुरा, ये विंध्यन, ये अरावली और ये छोटा नागपुर पठार। इस तरीके से आपने पूरा प्रायद्वीपीय पठार को भी रिप्रेजेंट कर दिया। ये अजंता है, ये बालाघाट है। इस तरीके से आप लिख दें समय के अनुसार। और देखिए ये भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, लिख दीजिएगा मापने योग्य नहीं है और ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। हमेशा लिखेंगे नॉट टू स्केल, क्योंकि ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से चौथा भौतिक प्रदेश भी हो गया। अब पांचवा क्या बचा, भारत का मरुस्थल। अब भारत के मरुस्थल में कम शब्दों में क्या लिखना है हमको, तो हम लिखेंगे कि भारत के मरुस्थल के अंतर्गत दो मरुस्थल आते हैं। गर्म मरुस्थल में थार मरुस्थल और शीत मरुस्थल में लद्दाख का मरुस्थल। अब थोड़ा गर्म मरुस्थल के बारे में लिख देंगे कि जो मरुस्थल है, वैसे मरुस्थल वहां होते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। और लद्दाख जो गर्म मरुस्थल है, वहां जल प्राप्ति की जो दर है उसकी तुलना में वाष्पीकरण का दर ज्यादा होता है, इसलिए यहां सदैव जल का घाटा बना रहता है। और फिर यहाँ की विशेषता क्या है, कटीली झाड़ियां जैसी वनस्पतियां, रेतीले टीले, बरखान, छतरक चट्टान और मरु उद्यान, ये यहाँ की विशेषता। और खारे पानी की झीलें यहाँ की विशेषता है, जिसको हम लोग प्लाया बोलते हैं। और लद्दाख शीत मरुस्थल बताएंगे कि यहाँ बहुत ही कम तापमान होता है, बर्फीले तूफान, हिमपात और अत्यंत कम नमी यहाँ की विशेषता है। और इसके बाद दिखाना चाहें तो इस तरह से एक, बस इतना में ही ये दिख जाएगा। और अब इसको चौखाने से घेर दीजिएगा और फिर यहां पे दिखा दीजिएगा, ये शीत मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब भारत का मरुस्थल में खाली गर्म मरुस्थल ही नहीं, शीतल और गर्म दोनों जो भारत में है। और यहां लिख दीजिएगा थार मरुस्थल। एक लाइन थार मरुस्थल के बारे में एक और बात लिख दीजिएगा कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस तरह से मरुस्थल भी कंप्लीट हो गया। अब अगला क्या बचा, अगला बचा तटीय मैदान और फिर द्वीप समूह। तो पांचवा जो भौतिक प्रदेश है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान जो है वो हम लोग कैसे करेंगे, तो तटीय मैदान अब बता देंगे कि भारत में दो तटीय मैदान है, एक पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बता देंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है, इसलिए इसकी चौड़ाई कम है। और चूंकि जलमग्न तटीय मैदान है, इसलिए बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। और पश्चिमी कुछ बंदरगाहों के नाम पिक्चर में दिखा देंगे, लिखने का स्कोप नहीं है कि ज्यादा बड़ा उत्तर हो जाएगा, तो पिक्चर में मैप में दिखा देंगे। और फिर ये बता देंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान को कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट, कोंकण का तट, गोवा तट, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और एक लाइन, मालाबार का तट जो है अपनी धान की खेती, नारियल के बागान, नौका दौर, मछली पालन और अपने बैक वाटर्स पश्च जल के लिए जाना जाता है। फिर आ जाएंगे पूर्वी तटीय मैदान पे। पूर्वी तटीय मैदान उभरे हुए तटीय मैदान का उदाहरण है। यहाँ
महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां बड़े चौड़े डेल्टा बनाती हैं, इसकी चौड़ाई अधिक है। यहाँ का महाद्वीपीय मग्न तट काफी चौड़ा है, 500 किलोमीटर तक, इसीलिए बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां ये प्रदान नहीं करता। इसके बावजूद कई बंदरगाह हैं और इसको उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। धान की बड़े पैमाने पे खेती होती है। तो फिर यहाँ पे इसको लिख देंगे, ये कच्छ का तट है, कच्छ का तट, यहाँ पे ये काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ तट, यहाँ पे कोंकण तट, महाराष्ट्र में गोवा तट, और कर्नाटक और केरल में मलाबार तट। कई किताबों में कनारा तट भी लिखा आता है, एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि कर्नाटक और केरल में पश्चिमी तटीय मैदान को मलाबार तट बोलते हैं। यहाँ पे ये उत्तरी सरकार है और यहाँ गोदावरी के दक्षिण जो पूर्वी तटीय मैदान है इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से आप दिखा देंगे ये महानदी, यहाँ से ये गोदावरी, फिर यहाँ से कृष्णा, ये कावेरी, बड़े बड़े डेल्टा बना रही हैं। और यहाँ कुछ बंदरगाह, यहाँ पे कांडला, दीनदयाल उपाध्याय नाम बदल के कर दिया गया, यहाँ पे मुंबई के भार को खत्म करने के लिए बड़ा पोर्ट जेएल नेहरू पोर्ट, फिर यहाँ पे गोवा का मरमा गांव, और यहाँ पे न्यू मैंगलोर, और यहाँ पे कोचीन। इस तरह बड़े बंदरगाहों को भी आपने दिखा दिया। और फिर इधर आप दिखाना चाहें तो यहाँ पे आप पारादीप लिख देंगे जो बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पे विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम, देखिए आपने उत्तर में नहीं लिखा लेकिन आपने चित्र में दिखा दिया, और इसका भी इंपैक्ट वही होता है क्योंकि बहुत बड़ा उत्तर है ना। और फिर यहाँ पे लिख देंगे तूतीकोरिन। इस तरह से हमारे जो तटीय मैदान इसकी भी व्याख्या होगी। कुछ हमने लिख कर दिखा दिया, कुछ हमने ड्रॉ करके दिखा दिया। तो 50, 60, 70 सब ये बैलेंस हो गया। इसके बाद आखिरी बचता है द्वीप समूह। तो आखिरी द्वीप समूह पे बहुत से बहुत 30 से 40 शब्दों में द्वीप समूह को समाप्त करेंगे। तो लिख देंगे द्वीप समूह। अब द्वीप समूह में क्या लिखना है, सीधा लिखेंगे कि भारत में 2 द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। ये सभी जलमग्न पर्वतों का हिस्सा हैं। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति तथा संवहनीय वर्षा होती है, जबकि अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय है वो केरल से 280 से 400 किलोमीटर के बीच प्रमुख रूप से ये प्रवाल निक्षेप है। इसमें 36 द्वीप हैं, 11 पे मानव की बसावट है। और ये जो द्वीप समूह है, चाहे लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। और इसको भी दिखा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखा देंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिखा देंगे। और यहाँ पे हम लोग केरल के पास ये दिखा देंगे लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय। तो ये हमारे 2 द्वीप हो गए। ये अरब सागर में, यहाँ लिख देंगे अरेबियन सी, अरब सागर, और ये हो गया बंगाल की खाड़ी। तो कुछ हम लोगों ने लिखा और कुछ हम लोगों ने दिखाया, और इसको फिर इसी तरह से हम लोग घेर देंगे, नॉट टू स्केल लिख देंगे। इस तरह से 6 भौतिक प्रदेश कई सारे चित्रों के साथ। देखिए इतने सारे, एक उत्तर में जब इतने सारे चित्र होंगे दिखाने को और आपने लिखा भी है, तो देखिए इतने सारे चित्र, इतने सारे आरेख एक उत्तर में आ रहे हैं, तो वो कितना ज्यादा प्रभावी होगा। और निष्कर्ष आप लिख देंगे कि उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारत भौतिक विविधताओं वाला प्रदेश है और सभी भौतिक प्रदेश अपनी विशिष्ट जीवन शैली, संसाधनों से समृद्ध हैं, जो देश के लिए भौगोलिक, जलवायुक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये एक फुल लेंथ सवाल आया कब, 43rd बीपीएससी में 2001 में। देखिए टॉपिक है भारत का भौतिक प्रदेश और उसी पे फुल लेंथ का सवाल। इसमें 5000 शब्द आते हैं, उसको 400 से 500 शब्दों में समाहित कर देना है, जिसको मैंने दिखाने का आपको प्रयास किया कि अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पिक करते हैं और ढेर सारे आरेख और चित्र जो आप लिख नहीं पाए वो आप ड्रॉ करके दिखा दीजिए, और इस तरह से काफी अच्छा अंक इसमें अचीव किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मैं जल्द ही अगले सवाल की फॉर्मेटिंग के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।